दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में BA द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में की पुस्तक हिंदी अनुवाद की तीसरी इकाई में का टॉपिक अनुवाद भाषा और साहित्य, इस टॉपिक को आज हम लोग करेंगे। इसके पिछले वाली क्लासों में आप सभी लोगों को एक क्लास आई है। किसी विशेष भाषाभाषी समुदाय, समाज या वर्ग के अनुभवों, विचारों और संवेदनाओं को अन्य भाषी समुदायों तक पहुँचाने का संभवतः सर्वाधिक प्रभावी माध्यम साधन अनुवाद होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी भाषाभाषी, चाहे समुदाय हो, समाज हो, वर्ग हो, उसके अनुभव, विचार, संवेदनाएं अन्य भाषाभाषी दूसरे अन्य किसी भाषा को बोलने वाले समुदायों तक पहुंचाने के लिए एक सबसे सरल और एक अच्छा माध्यम है कि अनुवाद की प्रक्रिया के द्वारा उन साहित्यों का अनुवाद कर दिया जाए जिससे एक समुदाय की भाषा का दूसरे समुदाय के भाषाभाषी लोग जो है वह समझ सकें। अभिव्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्ति के अन्य रूपों के समान भाषिक अभिव्यक्ति भी वक्ता या लेखक के मंतव्य को ही नहीं बल्कि उसकी सांस्कृतिक बनावट को भी व्यक्त करती है। कहने का मतलब ये कि अभिव्यक्ति के अन्य रूपों के समान भाषिक अभिव्यक्ति भी वक्ता या लेखक के मंतव्य को नहीं बल्कि उसकी सांस्कृतिक बनावट को भी व्यक्त करती है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण वाङ्मय, चाहे मौखिक हो या लिखित हो, मानव संस्कृति की भाषिक अभिव्यक्ति है। सतही रूप से देखने पर भ्रम हो सकता है कि वाङ्मय के दो प्रमुख भेद शास्त्र और साहित्य, वाङ्मय के दो भेद बताए गए हैं, शास्त्र और साहित्य में भी से शास्त्र किसी समाज की वैचारिक बनावट और साहित्य उसकी संवेदनात्मक बनावट को व्यक्त करता है। कहा कि वाङ्मय के दो भेद हुए, एक शास्त्र और एक साहित्य। शास्त्र जो है वह किसी भी समाज की वैचारिक बनावट होती है। शास्त्र कैसा होता है? किसी भी समाज की वैचारिक बनावट होती है। और साहित्य क्या है? और साहित्य जो है वह उसकी संवेदनात्मक बनावट को व्यक्त करता है। और साहित्य क्या करता है? उसकी संवेदनात्मक बनावट को जो है वह व्यक्त करता है। अतः सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की संभावना शास्त्र की अपेक्षा साहित्य में अधिक होती है, लेकिन किसी समाज के वैचारिक इतिहास के पीछे उसके दीर्घकालीन अनुभव, भौतिक संघर्ष और क्रमशः विकसित जीवन प्रणाली की प्रेरणा और योगदान होता है। भारतीय और पाश्चात्य परंपराओं की दार्शनिक अवधारणाओं के बीच शब्दों पर ध्यान देने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये शब्द अर्थों के नहीं बल्कि अवधारणाओं अर्थात कार्य क्षेत्र के वाचक हो गए हैं। ऐसे अर्थ क्षेत्र जो दीर्घकालीन चिंतन मनन की प्रक्रिया में उनके साथ अभिन्न रूप से जुड़ गए हैं और उन्हें वही समझ और सराह सकता है जिसका थोड़ा बहुत परिचय उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हो। उदाहरण के लिए भारतीय चिंतन में परम सत्ता के वाहक दो शब्द हैं,
ब्रह्म और ईश्वर के अंतर का बोध भारतीय चिंतन परंपरा की जानकारी रखने वालों को ही हो सकती है। किसी अनजान अथवा अभारतीय व्यक्ति को इसका बोध नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर शब्द का अनुवाद तो अंग्रेजी में गॉड किया जा सकता है, लेकिन ब्रह्म का समानार्थी शब्द अंग्रेजी में नहीं मिलेगा। ठीक ऐसी स्थिति पैगंबर और मसीहा और बौद्ध दर्शन के निर्माण की है। समानार्थी शब्दों के अभाव में अनुवाद करने के बजाय अनेक भाषाओं में इनका लिप्यांतरण करके इन्हें अपनी भाषा के शब्दों में सम्मिलित कर लिया गया है। लिप्यांतरण का अर्थ ये होगा कि वह शब्द जिस भाषा में थे ठीक उसी प्रकार से उनको दूसरी भाषा में जब अनुवाद किया गया तो लिख लिया। मतलब उनके उन शब्दों के जो शब्द किसी दूसरी भाषा में उस प्रकार के शब्द के भाव को व्यक्त करने वाले शब्द नहीं मिले, तो क्या किया, ऐसे शब्द दूसरी भाषा से उनको ग्रहण कर केवल वही शब्द ही लिख दिए गए। उनके फिर दूसरी चाहे अंग्रेजी भाषा का शब्द हो, जैसे ईश्वर से गॉड तो हो गया, हिंदी भाषा में ईश्वर कहा जाता है और अंग्रेजी में गॉड कहा जाता है। लेकिन अगर चाहे कि ब्रह्म के लिए जो है वो अंग्रेजी में शब्द नहीं है तो उसको ऐसे ही ब्रह्म लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार के जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो जैसे पैगंबर है, मसीहा है, बौद्ध दर्शन के निर्वाण शब्द हैं, इन सब का जो है समानार्थी शब्दों का अभाव मिला दूसरी भाषाओं में, तो इनको जो उसी के स्थान पर जो है इन शब्दों को रख लिए गए। इसमें कोई समानार्थी शब्द नहीं, केवल यही शब्द जो है वह प्रयोग किए जाते हैं। तो लिप्यांतरण का मतलब यही हुआ कि जैसा वो शब्द मूल था ठीक उसी प्रकार से उसको ग्रहण कर लिया गया है। यह स्थिति मात्र दार्शनिक अवधारणा के संबंध में ही नहीं, रीति रिवाजों, खान पान, रहन सहन की वस्तुओं, यहाँ तक कि साहित्यिक शास्त्र के सिद्धांतों और विधाओं के विषय में भी सही है। इसलिए वस्तुओं, त्योहारों, रीति रिवाजों के वाचक शब्द प्रायः एक भाषा से दूसरी भाषा में लिपि में रूपांतरित कर चलते आए हैं। कभी कभी अनुवाद की भाषा में उनका भाषीकरण कर दिया जाता है और तब ऐसे शब्द अपना व्युत्पत्त्यार्थ त्याग कर मूल शब्द से जुड़े अर्थ या अवधारणा का बोध करने लगते हैं। अंग्रेजी के ट्रेजेडी और कॉमेडी से जिस नाट्य रूपों का ज्ञान होता है, हिंदी में दुखांत और सुखांत, ट्रेजेडी और कॉमेडी मतलब दुखांत और सुखांत शब्द ठीक वही बोध नहीं कराते हैं। इस कारण हिंदी में इसके लिए त्रिशदी और कॉमेडी जैसे शब्द घड़कर प्रचलित कर दिए गए हैं। व्युत्पत्ति अर्थ अपने करने पर इन दोनों शब्दों का वही अर्थ नहीं होगा जो अंग्रेजी के ट्रेजेडी और कॉमेडी का होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे ट्रेजेडी और कॉमेडी ये दो शब्द अंग्रेजी के हैं, अगर इनका हिंदी में रूपांतरण किया गया तो ये त्रिशदी शब्द लाया गया और ट्रेजेडी लाया गया त्रिशदी के लिए और कॉमेडी लाया गया कॉमेडी के लिए। लेकिन अगर इन शब्दों को अर्थ नहीं है, जो ट्रेजेडी और कॉमेडी जो अर्थ बताते हैं वह शब्द त्रिशदी और कॉमेडी नहीं लाते हैं और उसे वही बोध नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगर इसको दुखांत और सुखांत में भी समझा गया था तो ट्रेजेडी है तो दुखांत है और कॉमेडी है तो सुखांत है, फिर भी ये भी शब्द जो हैं ये शब्द का बोध नहीं कराते हैं। ट्रेजेडी और कॉमेडी जैसे शब्दों का ये बोध नहीं कराते हैं। अनुवाद का इतिहास। अनुवाद के सिद्धांतों की चर्चा के संदर्भ में यह मांग बराबर की जाती रही है कि पारिभाषिक शब्दावली का शाब्दिक अनुवाद करने या गढ़ने की कृच्छा साधना करने के स्थान पर आयातित विचार, वस्तु आविष्कार या अवधारणा के साथ शब्दों का आयात भी कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि शब्दों का वस्तुगत, विचारगत, अवधारणागत अर्थ तो
होता ही है, उनकी सांस्कृतिक संदर्भ भी होता है। इसलिए अनुवाद की भाषा में समानार्थक अथवा निकट समानार्थक शब्दों के अभाव में प्रायः संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनुवाद का इतिहास संसार की अधिकांश भाषाओं में बहुत पुराना है। अनुवादों के माध्यम से विभिन्न भाषा समाजों के अनुभव और चिंतन का आदान प्रदान तो होता ही रहा है। कभी कभी मूल पांडुलिपि नष्ट हो जाने पर अनुवादों ने मूल संस्कृति की सोच और संवेदना को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाया जाता है। ये अनुवाद के विषय में बड़ा महत्वपूर्ण कथन ये दिया गया है, नोट कर लीजिएगा इसे। यह परंपरा लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। अनुवादों के संसार के केंद्र में इन 1000 वर्षों के दौरान विश्व की श्रेष्ठतम साहित्यिक और शास्त्रीय रचनाएं हुई हैं। जब जब अनुवाद की पद्धति की समस्या पर विचार हुआ है, बहस प्रायः शब्द और अभिप्राय के मध्य चले आ रहे द्विभाजन के बारे में और वफादार यानी बंध और मुक्त अनुवाद के प्रश्न पर ही की गई। द्वितीय महायुद्ध के बाद सहसा स्थिति में बदलाव आया। अनुवाद को विज्ञान का स्थान देकर उसे भाषाभाषी अध्ययन की उपशाखा मान लिया गया और उस पर नियत विज्ञान का विशेष रूप से गणित और तर्कशास्त्र का दृष्टिकोण और पद्धति लागू की जाने लगी। भाषाओं को सार्वभौमिक सिद्धांत से समृद्ध कोड के रूप में देखा जाने लगा और दो भाषाओं के विभिन्न तत्वों की पारंपरिक संबद्धता का वर्णन तुलनात्मक पद्धति से सार्थकता के आधार पर किया है। एक दृष्टि से समस्त विश्व अलग अलग जातियों, राष्ट्रों, भाषा समुदायों, धर्मों और संस्कृतियों में विभक्त है। कभी कभी एक ही राष्ट्र या देश या राष्ट्र में यह विभिन्नता दिखाई पड़ती है और कभी विभिन्न राष्ट्रों और भाषा समुदायों के बीच। प्रत्येक समुदाय का अपना साहित्य होता है जो उसकी संस्कृति की भाषिक अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। लेकिन एक दूसरी दृष्टि से हम बराबर विश्व संस्कृति की अर्थात मानव संस्कृति की कल्पना और चर्चा करते हैं। प्रत्येक साहित्य का इस विश्व संस्कृति के बीच वास्तविक अस्तित्व होता है। जब किसी एक साहित्य का अनुवाद किया जाता है तो वह अनुवाद उस मूल भाषा की रचना होती है, उसके दृष्टिकोण के साथ साथ उस भाषा के दृष्टिकोण को भी व्यक्त करता है जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है। कुछ लोगों के लिए अनुवाद की सार्थकता मात्र सांस्कृतिक सूचना के स्रोत के रूप में हो सकती है। कभी कभी अनुवाद के द्वारा मूल भाषा के अनुकरणीय मॉडल लक्ष्य भाषा तक पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त विश्व के महान ऐतिहासिक आंदोलनों की प्रेरणा के मूल में अनुदित साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। विभिन्न देशों में समय समय पर होने वाले स्वाधीनता संघर्ष, नवजागरण, तख्तापलट, क्रांतियाँ, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया विश्व स्तर पर पारस्परिक आदान प्रदान से कैसे प्रेरणा ग्रहण करती रही है, यह सर्वविदित है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण प्रत्येक भाषा के अनुदित साहित्य का इतिहास है। इन्हीं ऐतिहासिक दौर में अनुवाद के लिए किन भाषाओं की कौन सी रचनाओं का चयन किया गया, यदि इस वास्तविकता का विश्लेषण किया जाए तो अनुदित रचनाओं के सांस्कृतिक प्रकार की सहज रूप से व्याख्या संभव हो। ये शब्द देख लीजिए, अनुदित। अनुदित में बड़ा ऊ की मात्रा लगाई जाती है, ना कि छोटा ऊ की। ये शब्द जो है शुद्ध अशुद्ध में बहुत पूछा जाता है। अनुदित होता है, अनुदित नहीं होता है, अनुदित होता है। ठीक है। यूरोप के मध्ययुगीन
पुनर्जागरण, रोमांटिक आंदोलन, भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन, स्वच्छंदतावाद, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, इन सभी के मूल में प्रेरक साहित्य का अधिकांश अनुवादों के माध्यम से ही सुलभ हुआ है। इतिहास इसका साक्षी है। पिछली सदी से तीसरी दुनिया के देशों की रुचि यदि दक्षिणी अफ्रीका अथवा प्रवासी अश्वेत रचनाकारों में तेजी से बढ़ा है तो इसका गहरा संबंध सामाजिक वर्गभेद और दलित समस्या के प्रति बढ़ती जागरूकता से है। साहित्य का अनुवाद विदेशी साहित्य में व्याप्त महायुगों के प्रति निष्क्रिय समर्पण के लिए नहीं किया जाता, अपितु यह एक सीमा तक ऐसा आक्रामक कर्म होता है जिसके द्वारा हम विदेशी सांस्कृतिक मूल्यों को अपना बना लेते हैं। उदाहरण मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट, तुलसी के रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, व्यास के महाभारत या कालिदास और शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद भाषा विशेष की रचनाओं की दृष्टि से नहीं, समग्र मानव जाति और मानव संस्कृति की रचनाओं के रूप में किया जाता है। ऐसी रचनाओं के अनुवाद हमें उस बेहतर विश्व की जानकारी देते हैं जिसके हम निवासी हैं। अनुवाद मात्र जानकारी के स्रोत नहीं होते। ये पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुवाद की विशेषताओं के लिए कि अनुवाद मात्र जानकारी के स्रोत नहीं होते। जब एक भाषा की रचनाएं अनुदित रूप में दूसरी भाषा के जगत में प्रवेश करती हैं तो उनके साथ नई अवधारणाएं, नई विधाएं, अभिव्यक्ति की नई भंगिमाओं और मौलिक प्रयोगों की एक पूरी दुनिया स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा की ओर जाती है। ऐसे अनुवाद एक संस्कृति पर दूसरी संस्कृति के रचनात्मक प्रभाव के वाहक होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, शेयर और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाएं।